नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक नई कहानी में। और आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं, उस कहानी को सुनोगे तो आप सोचेंगे कि इंसानियत के दगेबाज आखिर किस हद तक गिर जाते हैं और कैसे एक हंसते खेलते परिवार में दुख ला देते हैं। कहानी शुरू होती है बेंगलोर से। बेंगलोर में एक साहिल नाम का लड़का होता है। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है और काम करते करते उसकी शादी हो जाती है। और शादी के बाद उसका ट्रांसफ़र हो जाता है मुंबई। नई नई शादी होती है, शादी के कुछ दिनों बाद में ही उसका ट्रांसफ़र मुंबई हो जाता है। और वो चाहता है कि किसी तरह वो मुंबई ना जाए। कंपनी वालों से काफ़ी रिक्वेस्ट करता है, कहता है कि सर मेरी अभी अभी शादी हुई है, मैं बेंगलोर से मुंबई नहीं जाना चाहता। लेकिन उसके जो बॉस होते हैं वो कहते हैं कंपनी का कुछ ऐसा ही सिस्टम होता है, अगर कंपनी ने आपको मुंबई भेजा है तो कंपनी अपने काम के लिए आपको नौकरी में रखा है और मुंबई आपको जाना ही पड़ेगा। उसके बाद वो दुखी मन से अपने घर वालों को ये बात बताता है और घर वाले कहते हैं कि बेटा नौकरी तो करनी ही है। और नौकरी करने के लिए वो मुंबई के लिए तैयार हो जाता है और मुंबई जाने के लिए ट्रेन में बैठता है। उसके सभी परिवार वाले उसको मुंबई जाने के लिए ट्रेन तक छोड़ने आते हैं और वो मुंबई पहुंच जाता है। जाके अपने ऑफिस में काम को ज्वाइन कर लेता है और काम करने लगता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है, करीब महीना 2 महीना होने के बाद वो अचानक हर रोज़ अपने घर पर फ़ोन करता है। और एक दिन उसके दिमाग में क्या आता है, क्यों ना मैं अपनी बीवी को भी बुला लूँ और हम दोनों यहाँ रहेंगे और माता पिता को अपना खर्चा भिजवा दिया करेंगे। इसी के चलते वो अपने पिता को फ़ोन करता है, कहता है पापा मेरी को छुट्टी नहीं मिलने वाली है नहीं और मेरा यहाँ अकेले में मन नहीं लगता। और सुबह शाम जो खाना की प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से मैं खाना भी ठीक से नहीं खा पाता हूँ। क्यों ना तुम जो मेरी बीवी है उसको यहाँ पे भेज दीजिए, जिसका नाम वनीता होता है, वनीता को मुंबई भेज दिए। तो उसके पिता कहता है कि बेटा कोई बात नहीं, हम वनीता को मुंबई भेज देते हैं। और वो अपनी बीवी को फ़ोन करता है, कहता है कि तुम्हें मुंबई घूमना है। तो उसकी बीवी कहती है तो मेरा तो सपना ही था मुंबई घूमने का, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है कि मेरी शादी अब यहाँ हो गई है तो मैं मुंबई कैसे आ सकती हूँ। तो वो कहता है कोई बात नहीं, अब तुम्हारा सपना साकार होने वाला है और मैं तुम्हें टिकट भेज रहा हूँ और कल शाम की ट्रेन की टिकट है और उसमें बैठ करके तुम मुंबई आ जाओ और मैं यहाँ तुम्हें रिसीव कर लूँगा। जो वो बात सुनती है तो खुशी से फूली नहीं समाती और बहुत खुश होती है। लेकिन फिर वो कहती है कि मम्मी पापा मुझे भेज देंगे। तो वो कह रहा है मेरी मम्मी पापा से बात हो चुकी है और वो तुम्हें भेजने के लिए राजी है। कुछ दिन हम यहाँ रहेंगे, उसके बाद तुम फिर वापस गांव चले जाना और तुम मुंबई भी घूम लेना। उसके बाद वो बहुत खुश होती है। शाम को धीरे धीरे वक्त गुजरता है, शाम होती है। शाम को वो तैयार होकर के अपने ससुर के साथ रेलवे स्टेशन पर जाती है और मुंबई जाने वाली ट्रेन में बैठ जाती है। ट्रेन में बैठ के सफ़र की शुरुआत होती है। वो अपने पति को फ़ोन करके बताती है कि मैं ट्रेन में बैठ चुकी हूँ और मैं अब मुंबई के लिए निकल गई हूँ और मुंबई में आ रही हूँ। ट्रेन में बैठे बैठे घंटा 2 घंटा होता है, बार बार अपने पति को अपनी लोकेशन बताती रहती है कि अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ से पहुँचने में मुझे इतना टाइम लगेगा। और वो अपने पति से बात करते हुए आने वाले खुशियों के बारे में और अपने सपनों को सजोने में लगी हुई होती है। और उस ट्रेन में सफ़र करने वाले काफ़ी लोग थे, उनमें से ही कुछ और भी सफ़र करने वाले थे जो उसके डब्बा जो होता है ट्रेन का, जिसमें सीट आरक्षण के सामने वाली जो सीट थी उसमें भी कुछ 2 व्यक्ति बैठे होते हैं और वो एक दूसरे से बातें शेयर करने लगते हैं। तभी कोई स्टेशन आता है तो कहता है बहन जी पानी वगैरह कुछ चाहिए तो मैं आपकी मदद कर दूं, आप अकेली सफ़र कर रही हैं। तो कहती नहीं, मुझे पानी की आवश्यकता नहीं है, मैं पानी लेके आई हूँ। और उसके बाद जो वनीता होती है वो अपने बैग से कुछ सामान निकालती है और सामान निकालने के बाद में जो नमकीन वगैरह कुछ फ्रूट होते हैं उसको खाने की कोशिश करती है। तभी वो आदमी उसकी तरफ देखते हैं और देख के उसको मजबूरन में ये पूछना पड़ता है कि सर आप भी लेंगे भैया, आप भी कुछ खाएंगे। और वो उनकी तरफ वो नमकीन के पैकेट बढ़ा देती है और उसमें से कुछ नमकीन लेकर के वो दोनों व्यक्ति खाने लगते हैं और फिर ट्रेन का सफ़र आगे बढ़ता रहता है। तभी वो व्यक्ति कहता है कि अब मुंबई यहाँ से 150 किलोमीटर दूर रह गया। तो वो तुरंत फ़ोन निकालती है और अपने पति को फ़ोन करती है और कहती है कि मेरा सफ़र अब तुमसे 150 किलोमीटर दूरी पे है। तो उसका पति कहता है कि तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा इंतज़ार रेलवे स्टेशन पे कर रहा हूँ और जब तुम आ जाओगे तो हम साथ साथ अपने रूम पे चलेंगे और वहाँ जा कर के खाएंगे पिएंगे और मुंबई घूमेंगे। और वो उसका इंतज़ार करने के लिए रेलवे स्टेशन पर आ जाता है। उसका पति रेलवे स्टेशन पर इंतज़ार करता रहता है और तभी वो व्यक्ति एक रेलवे स्टेशन कोई आता है और वहाँ पर के गाड़ी रुकती है। गाड़ी रुकने के बाद वो उतरता है, उतर के कहता है कि बहन जी आप चाय पिएंगी। तभी वो कहती नहीं, मेरी इच्छा नहीं है चाय पीने की, अगर आपको चाय पीनी है तो आप पी सकते हो, मुझे चाय नहीं पीना। लेकिन वो व्यक्ति 2 चाय के बजाय 3 चाय लेके आता है
और कहता है कि बहन जी हमने आपकी नमकीन खाई है तो आप भी हमारे साथ चाय पीजिए। और दोनों चाय वो खुद पीने लगते हैं। एक चाय अपनी उसकी वनिता को दे देते हैं। वनिता जैसे ही चाय पीती है और चाय पीने के बाद वो गुमसुम हो जाती है, बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद में करीब 3 घंटे बाद में वनिता की आंखें खुलती है और आंख खोलती है तो वो पाती है कि वो किसी गाड़ी टैक्सी में बैठी हुई है और वो गाड़ी बहुत तेजी से बम्बई की सड़कों पर दौड़ रही है। तभी वो कहती है कि मैं कहाँ हूँ और तुम लोग मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। तभी एक व्यक्ति होता है जो उसको जोर से रैप्टा मारता है, थप्पड़ मारता है और कहता है कि ज़्यादा सवाल जवाब करोगे और पिटाई बनेगी। जब वनिता देखती है कि शायद उसके साथ कुछ अनहोनी होगी, उसको किडनैप कर लिया गया है और अब शायद उसका बचना मुश्किल है, और वो गाड़ी में मन मसोस के एक साइड में दुबक जाती है और वो सोचती है कि अगर मैं चिल्लाऊंगी तो ये मेरे साथ मारपीट करेंगे। यही गलती थी जिसने विरोध नहीं किया। अगर थोड़ी मारपीटाई होती तो लोग बाग देखते चिल्लाते वक्त तो कम से कम कोई उसकी हेल्प करता या पुलिस को फ़ोन करता, लेकिन वनिता डर के हमारे चुप बैठ जाती है। वो सोचती है कि हो सकता है कहीं ले जाके मुझे छोड़ दें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। तभी वो गाड़ी एक रेड लाइट एरिया में घुसती है। रेड लाइट एरिया में घुस करके वो एक कोठे पे पहुंच जाते हैं। कोठे पे ही उन आदमियों की पहले सेटिंग होती है और कोठे की मालकिन आती है। कोठे की मालकिन से वो बात करते हैं कि हम आप माल लेके आए हैं, हम सामान बेचना है। तो वो कहती है सामान दिखाइए, कैसा सामान है। और सामान दिखाने के बाद में वो औरत कहती है मैं इसके आपको 50,000 रुपये दूंगी। और तभी वो 50,000 की गड्डी निकाल कर उनको दे देती है और वो दोनों वहाँ से चलने लगते हैं। तो वनिता उनको बहुत जोर जबरदस्ती कहती है कि मैं तुम्हें भैया कहती हुई आई थी, तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो और मुझे कहाँ बेच के जा रहे हो। मेरा पति वहाँ रेलवे स्टेशन पे बम्बई में इंतजार कर रहा है और तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया। लेकिन वो बार बार उनसे अरदास करती है, लेकिन उनको कुछ असर नहीं होता। और तभी वो दोनों उसको रैप्टा मार के और लात मार के वहाँ से निकल जाते हैं। अब वनिता की मजबूरी हो जाती है उस कोठे पर रुकना। और जो वो मालकिन होती है वो कहती है कि इसको उठा करके अभी ये विरोध करेगी, हाँ हुल्ला करेगी तो इसको 4-5 दिन अब ये कमरे में बंद कर दो और इसको खाना पीना कम देना, जिससे इसमें हमारी बात मानने लगे, तभी इसको खाना देना। उसको ले जाकर के कमरे में बंद कर दिया जाता है। और करीब 7-8 दिन बाद बंद होने के बाद में वनिता से पूछा, फिर दरवाज़ा खोल के देखा जाता है तो वनिता की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। वो भूख और प्यास से तड़पती रही होती है और वो कहती है कि मुझे कुछ खाने को दे दो, मेरे पति से बात करवा दो। तो वो कहते हैं कि हमारी बात मानने के लिए तैयार है या नहीं, तुम ये काम करोगी या नहीं करोगी। तो वनिता मना कर देती है, कहती है कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी, मैं एक पतिव्रता औरत हूँ और मुझे अपने पति के पास जाना है। जब ये बातें वो मालकिन सुनती है तो वो कहती है अभी और इसको 10 दिन बंद रहने दो और जब इसकी बात अकल में आएगी तभी ये बात हमारी मानेगी। उसके पास मार पिटाई की जाती है। उसके बाद वनिता को फिर उस कमरे में बंद कर दिया जाता है और कमरे के दरवाजे के नीचे से ही उसको रोटी अंदर डाल दी जाती है। और रूखी सूखी रोटी खाकर वनिता का करीब 15 दिन बीत जाते हैं। 15 दिन बीत जाने के बाद फिर वो मालकिन आती है और फिर उससे कहती है, लेकिन वो काफ़ी मिन्नतें करती है और कहती है कि मैं ऐसी औरत नहीं हूँ, प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। लेकिन वो नहीं मानती। और तभी उधर साहिल भी उसका इंतजार करते करते थक जाता है, चारों तरफ उसकी तलाश करता है, पुलिस को भी इन्फॉर्म करता है, गांव में भी इन्फॉर्म करता है, सीसीटीवी कैमरों में भी उसकी तलाश करता है, लेकिन उसको कहीं वो नहीं मिलती। और वो भी अपनी बीवी को खो जाने के गम में पागल सा हो जाता है और हर रोज़ उसको ढूंढने के लिए रेलवे स्टेशन जाता है और आसपास की कॉलोनियों में उसकी फ़ोटो लेकर पूछता रहता है कि ये मेरी बीवी है, कहीं खो गई है, बम्बई आई थी बेंगलोर से और वो कहीं मिल नहीं रही। और पुलिस भी उधर तलाश कर रही होती है, लेकिन उसको कोई भी उसकी सूचना नहीं मिलती है। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि वनिता जो होती है वो अपनी और उधर वनिता का हाल बुरा होता है और वनिता एक दिन टूट जाती है, कहती है कि मैं कब तक जीवित रहूंगी इस तरह से। और वो लड़कियां जो होती है वो उसके साथ वो समझाती है कि यहाँ से बच के जाना मुश्किल है, आज जो भी हम यहाँ फंसे हुए हैं सब इसी तरह से फंसे हुए हैं, जैसे आपको लाया गया है ऐसे ही हमें लाया गया था, बहला के फुसला के बहका के या किसी तरह से भी लाई हुई लड़कियां थी जो सब वहाँ मजबूरी में रह रही थी। और वो सब उसको बताती है कि यहाँ से बचना नामुमकिन है। तो वनिता का धैर्य टूट जाता है और वो एक दिन से अपने आप को सिलेंडर कर देती है। और जब भी उसको ग्राहक के सामने पेश किया जाता है और ग्राहक से उसका सौदा किया जाता है, ग्राहक उसको एक कमरे में लेके चला जाता है और जहाँ उसको अवैध रूप से शारीरिक संबंध बनाने होते हैं। और तभी वो
ग्राहक जैसे ही अंदर घुसता है तो उसकी चटकनी लगाता है, चटकनी लगाते जैसे पड़ता है तो वनिता उसके पैरों में गिर जाती है, कहती है प्लीज़ सर आप मेरी हेल्प करिए, मैं इस तरह से आई हुई एक औरत पत्नी हूँ मेरे पति की, मेरे पति मेरा इंतजार कर रहा है। वो सारी मजबूरी अपनी बताती है, लेकिन जो कोठे पे आते हैं वो लोग ठीक नहीं होती। ये ऐसा शख्स था जो बहुत ही दयालु था और वो उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद किस तरह से कर सकता हूँ, मैं तुम्हें लेके वो जा नहीं सकता यहाँ से क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी गैंग है, ये मुझे भी मार डालेंगे। तभी वो कहती है कि कृपया आप मेरी पति से मेरी बात करवा दीजिए, और उसको नंबर बताती है और उसके पति का फ़ोन मिलाता है तो वो सारी बात उस अपने पति को बताती है। और वो पति उसका कहता है कि तुम घबराओ नहीं, अब मुझे ये पता लग गया है कि, और उस कोठे का भी एड्रेस उसको मिल जाता है। और मिलने के बाद में दूसरे दिन जो साहिल होता है वो उसी कोठे पे पहुंच जाता है ग्राहक बन के, और वो सोचता है अगर मैं पुलिस को कहूँगा तो शायद वो गायब कर देंगे, उसको कहीं और शिफ्ट कर देंगे, इसलिए वो किसी को कुछ नहीं बताता और सीधा ग्राहक बन के ही उस कोठे पे पहुंच जाता है। उसको बहुत सी लड़कियां दिखाई जाती है, दिखाने के बाद वो सबको नापसंद कर देता है। तभी वो मालकिन कहती है कि जो लड़की हमारे पास नई आई है उसको दिखाओ, शायद वो उसको पसंद आ जाए। और तभी बिनाते को लाया जाता है, ला करके दिखाया जाता है, और देखने के बाद जो साहिल होता है वो उसको पसंद कर लेता है, और पसंद करने के बाद उसके साथ एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, दोनों को अंदर से चटनी लगा ली जाती है। और उसके बाद वो पत्नी उसकी पैरों में गिर कर लिपट कर रोने लगती है, वो अपनी आप बीती बताती है। उधर साहिल भी रोने लगता है, उसके वियोग में जो बिताए दिन थे, उसके माता पिता की जो हालत थी वो उसको शेयर करता है। दोनों एक दूसरे के गिले शिकवे एक दूसरे से पूछने लगते हैं। तभी साहिल के दिमाग में एक प्लान आता है, वो वहीं पे बैठे बैठे अपने मोबाइल निकालता है और पुलिस को फ़ोन करता है, और पुलिस को बताता है कि मैं इस लोकेशन पर मौजूद हूँ, यहाँ मेरी बीवी है और भी बहुत सी लड़कियाँ जो फंसी हुई है इस कोठे पे, और इतने नंबर कमरे में मैं हूँ, आप कृपया छापा मारिए और आकर के हमें यहाँ से बचाइए। सलूट है उन पुलिस वालों को जो इस काम में साहिल का साथ देते हैं, और वो चले आते हैं उसी कोठे पे जो बताई हुई एड्रेस के द्वारा, और साहिल का फ़ोन ट्रेसिंग में लगा होता है, और ट्रेसिंग पे उस फ़ोन की लोकेशन से वो साहिल के कमरे में दाखिल हो जाते हैं। पुलिस को देख के साहिल में आत्मविश्वास भर जाता है और उसकी बीवी का हाथ पकड़ के कहता है कि सर ये मेरी बीवी है, और इन्होंने वहाँ को रेलवे स्टेशन से किडनैप कर लिया था और उनको यहाँ पर लाकर इसे ज़बरदस्ती काम करवाने की कोशिश की है। वो तो शुक्र है उस भले आदमी का जिसने मुझे फ़ोन करके ये सब बातें बता दी, उनसे मेरी बात करवा दी, और जिसकी वजह से मैं अपनी बीवी को ढूंढ पाया हूँ। धन्यवाद करता हूँ मैं ऐसे इंसान का जो इंसान के रूप में देवता बन के घूम रहा था, जिसकी वजह से उसकी बीवी और वहाँ कोठे पे कई लड़कियों को बचाया जा चुका, और पुलिस ने उस कोठे की मालकिन को गिरफ्तार कर लिया, और पुलिस ने उनके बारे में जानकारी प्राप्त की जिन्होंने उसको वहाँ ला करके बेचा था, और पुलिस उन दोनों लड़कों को सीसीटीवी कैमरे में खंगालने लगती है। उसके बाद एक दिन ऐसा आता है कि दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और कोठे की दो मालकिन होती है, उन दोनों को गिरफ्तार करके चारों को जेल भेज दिया जाता है। यही थी कहानी साहिल और विनीता की, और हम आपसे गुजारिश करेंगे कि कोई भी कहानी इस तरह की ना घटे, इसलिए आप रेल में, ट्रेन में या बस में कहीं भी अकेले सफ़र करती है कोई लेडी, तो उसको किसी के दी हुआ सामान नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उस वनिता को भी उन्होंने चाय में नशे की गोलियां मिला के पिला दिया था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है, और बेहोश होने के बाद उसके साथ ये घटना घट जाती है। कल मिलते हैं एक और कहानी में, जब तक के लिए जय भारत, जय हिंद। और ऐसी कहानी सुनकर के आप सतर्क रहिए कि समाज में इस तरह की घटना कोई और ना घटे, और जब तक के लिए बने रहिए इस कहानी में। कल सुनाते हैं आपको एक और नई कहानी, जब तक के लिए जय हिंद।